हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिलोसफी स्टडी सर्कल के आज के इस क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र अर्थात सिंबॉलिक लॉजिक पे चल रही है। और सिंबॉलिक लॉजिक के आज की क्लास में हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है काइंड्स ऑफ अपोजिशन, विरोध के प्रकार। आज की क्लास में हम देखेंगे कि तर्क वाक्यों में कितने प्रकार के विरोध होते हैं, इन विरोधों का क्या तात्पर्य है और किन तर्क वाक्यों के मध्य में कौन सा विरोध देखा जा सकता है। साथ ही हम विरोध का वर्ग बनाना भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आप लोगों के लिए यूजी, पीजी, नेट, जेआरएफ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्लास आरंभ करने के पहले मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहती हूँ कि प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र वह है जिसमें तर्क वाक्यों के संबंध को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सिंबॉलिक लॉजिक में तर्क वाक्यों के संबंध को बताने के लिए सिंबल का प्रयोग किया जाता है। और ये हमने पिछले क्लास में सीखा है कि किस प्रकार सिंबल का प्रयोग किया जाता है। हमने ए, ई, आई और ओ जैसे संकेतों को किन तर्क वाक्यों पे लागू करना है, कहाँ प्रयोग करना है, ये सीखा है। साथ ही ये भी सीखा है कि इसका तात्पर्य क्या है और ये कैसे किन तर्क वाक्यों पे लागू होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपका ये जो पेपर है वो प्रैक्टिस का पेपर है। हमने संकेतों का प्रयोग तो आपको बता दिया है, परंतु आपको इसे याद करना होगा, क्योंकि इनका प्रयोग अभी आगे के क्लासेस में भी होगा। बल्कि आज का जो क्लास है वो भी इसी पे आधारित है। तो इसे याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने और देखें तथा समझें, ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए और आगे के क्लासेस में कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़े। तो फ्रेंड्स, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो आज पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र सिंबॉलिक लॉजिक पार्ट 1 क्लास 1 वाला जो वीडियो है उसे आप देखें, ताकि आप भी समझ सकें कि इन संकेतों का प्रयोग किन तर्क वाक्यों के लिए करना है और इनका क्या तात्पर्य है। तभी आप इस पेपर के आगे के क्लासेस को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए हम आज का क्लास आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विरोध के प्रकार, काइंड्स ऑफ अपोजिशन। तो तर्क वाक्यों में कितने प्रकार के विरोध होते हैं? तो फ्रेंड्स, तर्क वाक्यों में 4 प्रकार के विरोध देखे जाते हैं। पहला, विपरीत विरोध, जिसे कंट्रारी ऑपोजिशन कहते हैं। दूसरा, उपविपरीत विरोध, जिसे सब कंट्रारी ऑपोजिशन कहते हैं। तीसरा, विघाती विरोध, जिसे कंट्राडिक्टरी ऑपोजिशन कहते हैं। और चौथा, उपाश्रयन विरोध, जिसे सब अल्टर ऑपोजिशन या सब अल्टरनेशन भी कहते हैं। अब हम एक एक करके इन विरोधों को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विपरीत विरोध अर्थात कंट्रारी ऑपोजिशन को। फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। कंट्रारी ऑपोजिशन इज द रिलेशन बिटवीन टू यूनिवर्सल प्रपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड द सेम प्रेडिकेट बट डिफरिंग ओनली इन क्वालिटी। ओके, जो विपरीत विरोध है वो उन दो पूर्णव्यापी या सर्वव्यापी तर्क वाक्यों के बीच में होता है, जिनके उद्देश्य अर्थात सब्जेक्ट एक होते हैं, साथ ही उनके विधेय अर्थात प्रेडिकेट भी एक होते हैं, पर इनके गुण में अंतर होता है। अब हम देखते हैं कि ये किन तर्क वाक्यों पे होगा। तो फ्रेंड्स, ये ए और ई तर्क वाक्यों में होता है। चलिए हम इसे एक्सप्लेन करके देखते हैं। हमारी परिभाषा कहती है कि उन दो सर्वव्यापी अर्थात यूनिवर्सल तर्क वाक्यों में ये होता है। तो यूनिवर्सल तर्क वाक्य है ए और ई। साथ ही ये भी कहा गया है कि दोनों के उद्देश्य विधेय एक होते हैं और इनके गुण में सिर्फ अंतर होता है। तो ये तो आप भी जानते हो कि ए तर्क वाक्य जो है वो यूनिवर्सल है और ये
सर्वव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य है, ठीक है। वहीं ई जो है वो भी यूनिवर्सल है और ये जो है सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। तो स्पष्ट है कि दोनों जो है यूनिवर्सल हैं, परंतु इनके गुण में अंतर है। चलिए इसे हम एक उदाहरण पे बैठा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी अर्थात ऑल अर्थात यूनिवर्सल, मरणशील है अर्थात उसके भावात्मक स्वरूप को स्वीकार किया जा रहा है, अस्तित्व को स्वीकार किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंस है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये सर्वव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य हुआ और इसका प्रतीक होगा ए। वहीं हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। कोई अर्थात यूनिवर्सल, मरणशील नहीं है अर्थात निषेधात्मक। तो ये जो कथन है वो हो गया सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य और इसका प्रतीक होगा ई। इसको हम ई से संकेत करेंगे। तो इस प्रकार ए और ई के मध्य विपरीत विरोध है और ये वाक्य एक दूसरे के विपरीत तर्क वाक्य कहलाएंगे। चलिए हम अब दूसरे विरोध की ओर चलते हैं और हमारा दूसरा विरोध है उपविपरीत विरोध, जिसे सब कंट्रारी अपोजिशन कहते हैं। आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो। सब कंट्रारी अपोजिशन इज द रिलेशन बिटवीन टू पर्टिकुलर proposition having the same subject and the same predicate but differing only in quality. Okay. उपविपरीत विरोध उन दो अंशव्यापी अर्थात पर्टिकुलर तर्क वाक्यों के बीच होता है जिनके उद्देश्य अर्थात सब्जेक्ट और विधेय अर्थात प्रेडिकेट एक होते हैं, परंतु इनके गुण में अंतर होता है। तो ये किन तर्क वाक्यों में पाया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आई और ओ तर्क वाक्यों में पाया जाएगा। चलिए हम इसे एक्सप्लेन करके देखते हैं। आई जो वाक्य है वो अंशव्यापी तर्क वाक्य है, वहीं ओ भी अंशव्यापी तर्क वाक्य है, दोनों पर्टिकुलर हैं। परंतु आई जो है ये क्या है? ये अंशव्यापी स्वीकारात्मक है, भावात्मक सेंटेंस है। वहीं ओ जो है वो अंशव्यापी निषेधात्मक सेंटेंस है। तो ये हमारी परिभाषा पे फिट बैठता है। दोनों अंशव्यापी है लेकिन दोनों के गुण में अंतर है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल पे बैठा के देखते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, कुछ मनुष्य विद्वान हैं। कुछ अर्थात सम अर्थात अंश, विद्वान है अर्थात उसके अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है, अस्तित्ववाचक है। तो ये हो गया अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य और इसके लिए प्रतीक होगा आई। अब हम दूसरा जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं, कुछ मनुष्य विद्वान नहीं है। कुछ मतलब सम मतलब अंश, विद्वान नहीं है अर्थात निषेध हो रहा है। तो ये हो गया अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य और इसके जो प्रतीक हुए, इसके जो संकेत हुए वो हो गया ओ। तो इस प्रकार आई और ओ जो तर्क वाक्य है इसके मध्य जो संबंध पाया जाएगा वो होगा उपविपरीत विरोध। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं तीसरा विरोध, व्याघाती विरोध, जिसे हम कंट्राडिक्टरी अपोजिशन भी कहते हैं। ये विरोध उन तर्क वाक्यों में होता है जिनके उद्देश्य एक होते हैं और विधेय भी एक होते हैं, पर उनमें गुण और परिमाण दोनों का भेद होता है। तो ये किन तर्क वाक्यों में पाया जाएगा? तो ये जो होगा ए और ओ तथा ई और आई तर्क वाक्य में पाया जाएगा। चलिए इसे एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए जो है वो क्या है? ए जो है वो भावात्मक है और ओ जो है वो क्या है? वो निषेधात्मक है। फिर हम देखते हैं ए क्या है? ए जो है वो यूनिवर्सल है, ओ जो है वो पर्टिकुलर है, अर्थात एक सर्वव्यापी है, एक अंशव्यापी है, एक भावात्मक है, एक निषेधात्मक है। इन दोनों के गुण और परिमाण दोनों में भेद है। वहीं हम ई को देखते हैं। ई जो है वो निषेधात्मक है, आई जो है वो भावात्मक है।
ई जो है वो यूनिवर्सल अर्थात सर्वव्यापी है, आई जो है वो पर्टिकुलर अर्थात अंशव्यापी है। अर्थात इनके भी गुण और परिमाण दोनों में अंतर है। और हमारी परिभाषा क्या है कि उन तर्क वाक्यों के मध्य जिनके उद्देश्य और विधेय तो एक होंगे परंतु गुण और परिमाण में भेद होगा, उनके बीच व्याघाती विरोध पाया जाता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल पे बैठा के देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सभी मनुष्य मरणशील हैं। ठीक है, सभी मनुष्य मरणशील हैं। सभी अर्थात ऑल अर्थात यूनिवर्सल, मरणशील है अर्थात उसके भाव को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये हो गया सर्वव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य और इसके लिए प्रतीक होगा ए। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं। कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। कुछ यानी कि अंश, ठीक है, मरणशील नहीं है, उसका हम क्या कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। तो ये हो गया अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य, इसका प्रतीक हो गया ओ। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। कोई मतलब यूनिवर्सल, पूर्ण नहीं है अर्थात उसका निषेध हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्णव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य, इसका प्रतीक हो गया ई। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ मनुष्य पूर्ण है। कुछ अर्थात सम अर्थात अंशव्यापी, मनुष्य पूर्ण है अर्थात भावात्मक। तो ये अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य हुआ और इसका प्रतीक आई हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि ए और ओ, ई और आई, इन दोनों के मध्य व्याघाती विरोध अर्थात कंट्राडिक्टरी अपोजिशन देखा जा सकता है। चलिए अब हम अगला विरोध उपाश्रयन विरोध को देखते हैं, जिसे सब अल्टरनेशन अपोजिशन भी कहा जाता है। तो ये विरोध जो है उन दो तर्क वाक्यों के मध्य में होता है जिनके उद्देश्य एक होते हैं और विधेय भी एक होते हैं, परंतु जिनमें सिर्फ परिमाण अर्थात क्वांटिटी का भेद होता है। वहाँ क्या था, वहाँ जो था वो क्वालिटी का था और यहाँ क्या है, क्वांटिटी का। यहाँ क्वांटिटी का भेद होता है। तो ये किन के बीच होता है, ये होता है ए और आई तर्क वाक्य में, ई और ओ तर्क वाक्य में। चलिए इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। ए जो है वो क्या है, यूनिवर्सल, और आई क्या है, पर्टिकुलर। ए हो गया सर्वव्यापी तर्क वाक्य, आई हो गया अंशव्यापी तर्क वाक्य। और ए जो होता है वो क्या होता है, ए जो होता है वो भावात्मक तर्क वाक्य होता है। वही आई जो होता है वो क्या होता है, ये भी भावात्मक तर्क वाक्य होता है। अर्थात इनके परिमाण में भेद है लेकिन गुण में भेद नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि ई जो है वो यूनिवर्सल तर्क वाक्य है, जबकि ओ जो है वो पर्टिकुलर है। अर्थात ई जो है वो सर्वव्यापी है और ओ जो है वो अंशव्यापी है। जहाँ तक इनके गुण की बात है तो ई जो है वो निषेधात्मक तर्क वाक्य है, ओ है वो भी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके गुण सेम है और इनके परिमाण में भेद है। तो ये हमारी परिभाषा पे फिट बैठता है। ये वो दो तर्क वाक्य जिनके उद्देश्य और विधेय तो एक है परंतु जिनके परिमाण में भेद है। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल पे बैठा के देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, सभी विद्यार्थी हैं। सभी का अर्थ क्या है, ऑल, और ऑल का अर्थ है यूनिवर्सल। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी हैं यानी कि ये हो गया सर्वव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य। प्रतीक किसका क्या है, ए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है, कुछ विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं। कुछ अर्थात सम और परीक्षार्थी हैं अर्थात भावात्मक को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये हो गया अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य, इसका प्रतीक हो गया आई। वहीं हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो कोई मतलब हो गया यूनिवर्सल और बिल्ली नहीं है अर्थात निषेध। तो ये सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है और इसका प्रतीक क्या होगा, इसका प्रतीक ई होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। कुछ यानी सम यानी अंशव्यापी, कुत्ते बिल्ली नहीं है यानी कि निषेधात्मक।
तो ये अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य हुआ और इसका प्रतीक क्या है? ओ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए और आई, ई और ओ जो तर्क वाक्य है इसके मध्य में उपाश्रयन, विरोध, सब अल्टरनेशन, अपोजिशन पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा चारों प्रकार के विरोध को, और चारों प्रकार के विरोध का क्या तात्पर्य है, किन वाक्यों के बीच किस प्रकार के विरोध देखे जाते हैं इनको। चलिए अब हम सीखते हैं कि विरोध का वर्ग जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, विरोध का वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक स्क्वायर। और इसके ऊपर की जो पंक्ति है उस पे हम जो सर्वव्यापी अर्थात यूनिवर्सल जो ये वाक्य होंगे उन्हें रखेंगे, तर्क वाक्यों को। जैसे यूनिवर्सल तर्क वाक्य क्या है? ए और ई। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ए जो होगा वो बाईं तरफ लिखा जाएगा, जबकि ई जो होगा वो दाईं तरफ लिखा जाएगा। ठीक है। और ये क्या होगा? यूनिवर्सल तर्क वाक्य। जबकि नीचे की जो पंक्ति होगी वहाँ हम पर्टिकुलर तर्क वाक्यों को रखेंगे, और इसमें भी वही नियम लागू होगा। आई जो होगा वो बाईं तरफ लिखा जाएगा और ओ जो होगा वो दाईं तरफ लिखा जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक स्क्वायर बनाते हैं। ऊपर की पंक्ति में हम जो यूनिवर्सल तर्क वाक्य हैं उनको रखेंगे, बाईं ओर ए और दाईं ओर ई लिखा जाएगा। वहीं नीचे की पंक्ति में हम अंशव्यापी तर्क वाक्यों को रखेंगे, बाईं ओर आई और दाईं ओर ओ लिखेंगे। और अब हम देखते हैं कि ए और ई के बीच जो संबंध होगा इसे हम विपरीत संबंध कहेंगे। आई और ओ के मध्य जो संबंध होगा इसे हम उपविपरीत संबंध कहेंगे। जबकि ई और ओ के मध्य जो संबंध होगा इसे उपाश्रयन, ए और आई के मध्य जो संबंध होगा इसे भी उपाश्रयन संबंध कहेंगे। वहीं ए और ओ के मध्य जो संबंध होगा तथा ई और आई के मध्य जो संबंध होगा इसे वैघाती संबंध कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हमने कहा कि ए बाईं तरफ और ई दाईं तरफ लिखी जाएगी, इसे आप कभी बदल नहीं सकते हो। रूल यही है कि ऊपर के वाक्य में यूनिवर्सल सेंटेंस आएंगे और ए हमेशा बाईं तरफ और ई दाईं तरफ होगा। वैसे ही नीचे के जो लाइन होंगे उसमें हमारे अंशव्यापी तर्क वाक्य आएंगे जहाँ बाईं तरफ आई और दाईं तरफ ओ होगा। इसे आप बदल नहीं सकते हो। इसे बदलने पे सारा जो ये है वर्ग है वो ख़राब हो जाएगा और फिर ये इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। तो इसको बनाने का ये रूल ही है कि आपको इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और इस प्रकार आप इस वर्ग को बना करके देख सकते हो कि ए और ई के बीच जो संबंध होगा वो विपरीत होगा, कंट्ररी होगा। आई और ओ के बीच में जो संबंध होगा वो सब कंट्ररी होगा। वहीं ए और आई, ई और ए, ई और ओ और ई इनके बीच जो संबंध होगा वो उपाश्रयन संबंध होगा। ए और ओ और ए, आई और ई के बीच जो संबंध होगा वो वैघाती अर्थात कंट्राडिक्टरी संबंध होगा। इस प्रकार हम विरोध का वर्ग बनाते हैं। आपके समक्ष ये क्वेश्चन हो सकता है कि विरोध के वर्ग के लिए शॉर्ट नोट्स लिखें। ठीक है, टिप्पणी इस तरह से क्वेश्चन होगा तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। एक स्क्वायर बना के इन चीज़ों को दर्शा दीजिएगा और फिर वहाँ पे लिख दीजिएगा कि ऊपर के सेंटेंस हमारे यूनिवर्सल होंगे, नीचे वाले जो होंगे वो पर्टिकुलर होंगे, और किसको दाईं तरफ किसको बाईं तरफ ये दिखाते हुए आप इसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो आपके यूजी पीजी के एग्ज़ाम हो या फिर अदर कंपटीशन नेट जेआरएफ कुछ भी हो। तो वहाँ जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि विरोध के वर्ग के अनुसार ई और आई प्रतिज्ञप्तियों में क्या संबंध है। तो आपने देखा है कि ई जो है वो क्या है, वो है आपका सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य। वही आई क्या है, यह है अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य। अर्थात
इन दोनों में गुण और परिमाण दोनों का भेद है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये जो संबंध होगा वो वैघातक होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ए और ई के मध्य क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स, ए और ई ये दोनों जो है ये सर्वव्यापी तर्कवाक्य हैं, ठीक है। और इनमें केवल गुण का अंतर है, तो इनके बीच जो संबंध होगा, इनके बीच जो विरोध दिखेगा वो होगा विपरीत विरोध। फिर एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि कुछ टर्म दे दिए जाएंगे आपको और फिर पूछे जाएंगे कि इनमें उपविपरीत विरोध किस में है, या फिर विपरीत विरोध क्या है, या फिर कोई भी विरोध के बारे में पूछा जा सकता है कि इनमें वो कौन सा मतलब टर्म है जो इसको फुलफिल करता है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है कि इनमें उपविपरीत विरोध किस में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ उपविपरीत विरोध जो होगा आई और ओ में होगा, क्योंकि आई और ओ दोनों क्या है, अंशव्यापी तर्कवाक्य हैं, परंतु इनके गुण में भेद है। तो जिनके गुण में भेद होंगे वो क्या हो जाएंगे, अंशव्यापी तर्कवाक्य, और गुण में भेद हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे उपविपरीत तर्कवाक्य। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से आपसे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।